तो चलिए बच्चों, आज की इस वीडियो में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्कस करेंगे किसी भी 3 डायमेंशनल सरफेस का, और उसमें हम स्फीयर का केस डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले हम हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे और फिर सॉलिड स्फीयर का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेट अस सपोज हमारे पास में एक हॉलो स्फीयर है। इस हॉलो स्फीयर का बेटा हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। इस स्फीयर का रेडियस हमने मान लिया कैपिटल R और इसका मास हमने मान लिया कैपिटल M। हाँ, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें निकालना है वो अबाउट एन एक्सिस निकालना है, अबाउट एन एक्सिस विच पासेस बाय सेंटर ऑफ मास। मतलब हमने ऐसे एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है जो इसके सेंटर ऑफ मास, इसके सेंटर ऑफ मास में से बेटा क्या करके जा रहा है, पास करके जा रहा है। एक बात इसमें नोट करने वाली है कि किसी भी हॉलो स्फीयर में टोटल मास जो होता है, टोटल मास वो सारा का सारा बेटा सरफेस पे होता है। टोटल मास इज ऑन इट्स सरफेस। ठीक है जी, मतलब इसके अंदर कोई भी मास नहीं होता, अंदर ये खोखला होता है। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि किसी भी स्फीयर का जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं ना, तो आप चाहे एक्स एक्सिस के अबाउट निकाल लो, चाहे वाई एक्सिस के अबाउट निकाल लो, चाहे जेड एक्सिस के अबाउट निकाल लो, वो सेम ही होता है। इसका रीजन क्या है, एक्स एक्सिस में भी उस स्फीयर का जो रेडियस है वो सेम रहेगा, वाई एक्सिस में भी उस स्फीयर का रेडियस सेम रहेगा, और जेड एक्सिस में भी उस स्फीयर का डिस्टेंस सेम रहेगा। और हम बड़े अच्छे से जानते हैं कि किसी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकालने का बेसिक फॉर्मूला होता है mr²। मास तो कभी भी चेंज होता नहीं, अगर डिस्टेंस भी तुम्हारा चेंज नहीं हो रहा ना उस सरफेस के ऊपर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज नहीं होगा। ठीक है जी, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की टेक्निक्स हमें ये सिखाती हैं कि किसी भी स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस में, तीनों एक्सिस में सेम होता है। तो फॉर दैट रीजन दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट हमारे लिए है कि जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस में होगा उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई एक्सिस में होगा, और उतना ही बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जेड एक्सिस में होगा, और उसको हम आई कंसिडर करेंगे। ठीक है, आई होप सो आपको ये बातें क्लियर है। अब तीसरी बात ये है कि किसी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकालने का सबसे बेस्ट मेथड और इजी मेथड क्या होता है कि आप किसी भी स्मॉल डीएम मास को कंसिडर कर लो उसकी सरफेस के ऊपर। पहले आप उसका छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो और फिर उसको इंटीग्रेट कर दो, फिर टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो। अब इसमें एक बात ख्याल रखने वाली है कि ये हमारे पास में 3 डायमेंशनल सरफेस है। इससे पहले जो हम पढ़ रहे थे वो 2D सरफेसेस थी। 3D सरफेसेस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने का टेक्निक थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, इसमें हमने मान लिया कि हमारे पास में एक डीएम मास है, ये इसकी सरफेस पे लाई कर रहे हैं, और ये जो स्फीयर है ना वो बेटा सिर्फ ऐसा नहीं होता, वो ऐसा पूरा ऐसा स्फेरिकल होता है, 3 डायमेंशनली स्फेरिकल होता है। तो ये मेरा सेंटर है। अब वो डीएम मास मैं यहां भी मान सकता हूं, वो डीएम मास मैं यहां भी मान सकता हूं, और वो डीएम मास मैं यहां भी मान सकता हूं, क्योंकि स्फीयर तो मेरा ऐसे पूरा फैला हुआ है ना। ठीक है, तो ये डीएम मास मैंने उसकी सरफेस पे मान लिया, और इस डीएम मास के जो सेंटर से कोऑर्डिनेट्स हैं वो x, y, z हैं, ये भी हमने कंसिडर कर लिया। ठीक है जी, अब इस डीएम मास की लोकेशन को प्रॉपरली समझाने के लिए एक छोटा सा हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। बेटा अच्छे से समझने के लिए मान लो ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, और ये z एक्सिस है। प्रॉपर फील आ जाएगा अभी आपको। ठीक है, हमने जो मास लिया है वो ये मास लिया है, ये डीएम मास है। लेट अस सपोज इसको मैं पॉइंट मास p बोल देता हूँ। ठीक है, तो अगर मेरे को कोई बोले कि x एक्सिस से इसका डिस्टेंस क्या है, तो मैं सिर्फ ये वाला डिस्टेंस नहीं बोलूंगा। क्यों? क्योंकि बेटा हमने 3 डायमेंशनली सोचना है। अब सोच के देखो, x एक्सिस मेरा ये है, y एक्सिस मेरा ये है, और z एक्सिस मेरा ये है, और मेरा मास यहां पर पड़ा है। तो अगर x एक्सिस से मेरे को डिस्टेंस निकालना है तो मेरे को ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा रादर देन ये डिस्टेंस। समझ गए? तो अगर x एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है तो बेटा ये डिस्टेंस होगा उस पॉइंट मास तक। ठीक है, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस है x एक्सिस से, ये डिस्टेंस है बेटा x एक्सिस से। ठीक है जी, इसी तरह से अगर मेरे को y एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है तो बेटा इस पॉइंट पे ही हम मान सकते हैं, मतलब ऐसे ये पॉइंट मास बाहर को है, ये बाहर को है। ठीक है जी, तो बाहर को है तो ये ऐसे होगा, और y एक्सिस से इसका डिस्टेंस ये होगा। वो समझ गए? मतलब ये ऐसे परपेंडिकुलर है, मतलब ये x एक्सिस, ये x एक्सिस है, ये z एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो इस शीट के ऊपर ऐसे कहीं पर पड़ा है ये P पॉइंट। अगर x एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है तो ये हो गया।
ठीक है। अगर y एक्सिस से डिस्टेंस आपको निकालना है, मतलब y वाला डिस्टेंस, आप y एक्सिस के पैरेलल आपको अगर डिस्टेंस निकालना है तो वो ये लेना पड़ेगा, उस शीट से आपको डिस्टेंस लेना पड़ेगा, ठीक है ना। और क्लियर कर रहा हूं मैं, x एक्सिस से बेटा डिस्टेंस मेरा ये माना जाएगा, y एक्सिस वाला डिस्टेंस मेरा कितना ऊंचा है ये y एक्सिस से, तो इस शीट से ये जितना ऊंचा होगा वो y एक्सिस का डिस्टेंस होगा, ये x एक्सिस का डिस्टेंस है। क्लियर हो गई मेरी बात। और z एक्सिस में इसका कितना डिस्टेंस है, मतलब बाहर को इसका कितना डिस्टेंस है, वो इससे डिनोट किया जाएगा, z से। आई होप सो दिस इज वेरी क्लियर, ठीक है ना। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस, ये पड़ा है पॉइंट, तो x एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा वो ऐसे होगा, y एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा वो ऐसे होगा, z एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा वो ऐसे होगा। क्लियर, x एक्सिस से ऐसे, y एक्सिस से ऐसे, z एक्सिस से ऐसे। बात आपको समझ में आ गई। तो अगर मेरे को बेटा x एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस अगर मेरे को निकालना है, तो बेटा ये तो आपस में परपेंडिकुलर है, तो ये इस तरह से एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेगा, ठीक है ना। राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेगा, ये क्या हो जाएगा, ये अंडर द रूट ऑफ y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से अगर मेरे को डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम y एक्सिस, तो अगर बेटा मेरे को डिस्टेंस निकालना है y एक्सिस, ध्यान देना ये z एक्सिस और y एक्सिस भी आपस में परपेंडिकुलर ही हैं, उस टाइम पर मैं इस तरह का एक राइट एंगल सपोज कर लूंगा, ठीक है ना, एंड दैट विल बी इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ठीक है। और डिस्टेंस अगर आपको निकालना है फ्रॉम z एक्सिस, वो होगा बेटा अंडर द रूट ऑफ z एक्सिस से अभी निकालना है ना। अब ये भी आपस में क्या होते हैं, ये भी आपस में परपेंडिकुलर ही होते हैं, मतलब इस तरह से परपेंडिकुलर हैं, तो z एक्सिस से अगर मेरे को डिस्टेंस निकालना है दैट विल बी, मतलब ये और ये आपस में परपेंडिकुलर ही, आपको दिख नहीं रहा 3 डायमेंशनल होने के कारण, ये होगा y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। आई होप सो दिस इज वेरी क्लियर, ठीक है। तो ये जो अभी मैंने आपको टेक्निक सिखाई ना, ज़्यादातर बेटा मेंस और एडवांस के सवाल रोटेशनल मोशन के 1-2 इसमें से आ ही जाते हैं। ये टेक्निक बच्चों के पल्ले नहीं पड़ती बेटा, दिमाग में अपने डाल लो, जब भी 3 डायमेंशनली x एक्सिस का डिस्टेंस निकालना है, अगर x एक्सिस का निकालना है तो y और z आएगा, अगर y एक्सिस का निकालना है तो x और z आएगा, और अगर z एक्सिस का निकालना है तो y और x आएगा। मैंने अच्छे से समझा दिया है कैसे आएगा, ठीक है जी। अब बारी आ गई मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने की। अब छोटा सा मास है तो इसका बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या होगा, छोटा सा। तो मान लिया जाए इस छोटे से मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया छोटा सा होगा, जिसको मैं डी आई बोल रहा हूं। अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले मैं एक्स एक्सिस का निकालूंगा, अबाउट एक्स एक्सिस निकालूंगा, फिर मैं ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई एक्सिस वाला निकालूंगा, फिर मैं ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा जेड एक्सिस वाला निकालूंगा। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है, मतलब आई का फॉर्मूला होता है एम आर का स्क्वायर। तो अगर ये छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है तो m की जगह मास भी क्या होगा, छोटा सा। और डिस्टेंस मैंने कौन सा लेना है, अगर x एक्सिस के अबाउट निकालना है तो डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस होगा ना, और x एक्सिस का डिस्टेंस तो पहले से ही हम प्रिपेयर करके बैठे हैं, दैट इज अंडर द रूट ऑफ y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। इसी तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस क्या होगा, dm इंटू अंडर द रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। इसी तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस will be dm into under the root of y square plus x square. I hope so this is very clear. अब जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इसका, मतलब टोटल मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो di नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, that will be मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस, ठीक है जी। अब इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस को हम और डिटेल में सॉल्व करेंगे, अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाली बात मैंने आपसे कर ली है, ठीक है, ओके। तो अब हमारा नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है डी आई नेट, वो आया है डी आई एक्स प्लस डी आई वाई प्लस डी आई जेड, ओके। तो अब ये जो डी आई एक्स, डी आई वाई और डी आई जेड है, हम अपने मन में बड़े अच्छे से जानते हैं कि x एक्सिस का, y एक्सिस का और z एक्सिस का, तीनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी स्फीयर के अंदर होता तो इक्वल ही है। कोई बात नहीं, बात करते हैं हम उसकी। अब डी आई एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, डी आई एक्स को बेटा मैं लिख सकता हूं
अब यहाँ पर डिस्टेंस का स्क्वायर होता है तो इसीलिए अंडर रूट्स कैंसिल हो जाएंगे, बाय मिस्टेक बेटा अंडर रूट्स लग गए हैं, ठीक है ना, डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, ठीक है, तो इसीलिए रूट को मैंने कैंसिल कर दिया उसके स्क्वायर के साथ, ठीक है। तो डी आई एक्स को बेटा मैं क्या लिख सकता हूँ, डी आई एक्स को लिख सकता हूँ डी एम इंटू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है जी। डी आई वाई को ऐसे ही मैं क्या लिख सकता हूँ, डी आई वाई को लिख सकता हूँ डी एम इंटू एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ऐसे ही डी आई जेड को मैं क्या लिख सकता हूँ, डी आई जेड को मैं लिख सकता हूँ डी एम इंटू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब बड़े ध्यान से करने वाला ये काम है, हम जानते हैं डी आई एक्स, डी आई वाई और डी आई जेड का सम इसके बराबर है, और डी आई एक्स, डी आई वाई और डी आई जेड मतलब डी आई एक्स, डी आई वाई एंड डी आई जेड एक्चुअल में डी आई के बराबर होंगे, ठीक है जी। अब मैं डी आई एक्स, डी आई वाई और डी आई जेड तीनों को डी आई एंड डी आई लिख सकता हूं क्योंकि ये तीनों है क्या, बराबर। और फिर इन तीनों को बेटा एड अप करके मैं 3 टाइम्स डी आई लिख सकता हूं, कैन आई राइट इट, ठीक है ना, मैं इसको 3 टाइम्स डी आई लिख सकता हूं। सबको क्लियर हो गया बेटा। अब ये मेरा छोटा सा नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, ठीक है, छोटा सा नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया इस छोटे से मास के कारण, ठीक है। अब इसको हमने जब खोला तो डी एम को ले लिया हमने कॉमन। अब यहां पर बेटा 2 टाइम्स y है, 2 टाइम्स z है और 2 टाइम्स x है, तो मैं बड़े ही इजीली लिख सकता हूं 2y स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर एंड 2 को हमने ले लिया कॉमन, ये आ गया 2 dm इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, गॉट इट। एंड 3di हमारा यहां पर पड़ा है, ये नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है जी। अब इस चीज को समझाने के लिए एक छोटी सी बात आपको और समझनी पड़ेगी, ठीक है बेटा। मान लिया जाए मेरा ये है स्फीयर, ये वाला जो पॉइंट था मैंने इस पॉइंट को ओरिजिन माना, मतलब इस पॉइंट से मैंने इसका डिस्टेंस एक्स वाई जेड लिया है, ठीक है ना, मैंने सेंटर को क्या माना है, इसमें ओरिजिन माना है। तो अगर बेटा मैंने सेंटर को ओरिजिन माना है तो इसको मैं 0 0 0 लिख सकता हूं, और ये वाला जो मेरा डीएम मास है इसको मैंने एक्स वाई जेड लिखा। अब यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है ये आ रहा है। अगर मेरे को कोई बोले, अगर बेटा मेरे को कोई बोले कि आर का वेक्टर लिखो, क्या लिखो, आर का वेक्टर। हम बड़े अच्छे से जानते हैं कभी भी वेक्टर लिखना हो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट तो क्या टेक्निक होती है, x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 j कैप, z2 माइनस z1 k कैप। अब जब मैं x माइनस 0 करूंगा तो वो बेटा x ही होएगा आई कैप, y माइनस 0 करूंगा वो y ही होगा j कैप, z माइनस 0 करूंगा वो z ही होगा k कैप। अब इसका जब मैंने मॉड्यूलस किया तो किसी भी वेक्टर का मॉड कैसे निकलता है बेटा, अंडर रूट डालो i के साथी का स्क्वायर प्लस j के साथी का स्क्वायर प्लस k के साथी का स्क्वायर, और जब मैंने इसका रूट हटाया तो इधर लग गया स्क्वायर। तो यू कैन नाउ राइट कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्चुअल में ये आर के मॉड का स्क्वायर है। तो 3 टाइम्स डी आई हमारा आ गया 2 डी एम इंटू आर के मॉड का स्क्वायर। थोड़ी थोड़ी सी झलकी लगनी शुरू हो गई आपको बेटा, क्योंकि यहां पर मास है, यहां पर डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, और एम आर स्क्वायर ही तो होता है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है ना। अब ये छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं फ्रॉम बोथ साइड्स तो 3 तो हमारा कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, डी आई की इंटीग्रेशन बेटा क्या हो जाएगी, ओनली आई। नाउ इक्वल टू 2 हमारा बाहर है वो बाहर आ जाएगा, मतलब कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा। अब ये जो आर स्क्वायर है, आर भी तो एक कांस्टेंट है, तुम इस स्फीयर का ये वाला आर ले लो या ये वाला आर ले लो या ये वाला आर ले लो या ये वाला आर ले लो, सबके मॉड्यूलस, सबकी वैल्यूज तो क्या है, सेम ही है। तो हमारा आर का मॉड का स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन के अंदर क्या ही रह जाएगा, सिर्फ डीएम ही रह जाएगा, ठीक है जी। अब डीएम था छोटा सा मास, और इस पूरे के पूरे स्फीयर का जो मास है उसको मैं क्या मान लूंगा, कैपिटल एम। नाउ 3 टाइम्स आई विल बी इक्वल टू 2r स्क्वायर इंटू कैपिटल एम। तो हमारा टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ गया, 2/3 mr स्क्वायर, ठीक है जी। ये मेरा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर, गॉट इट।
किसी भी हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकाला जाता है वो हमने देख लिया। ठीक है, एक बार क्विकली हम रिवाइज करते हैं। बेटा सारे के सारे हॉलो स्फीयर का जो मास है वो उसकी सरफेस पे होता है। पहला पॉइंट जो आपको लिखना है वहां पे अगर आ जाए डेरिवेशन। ठीक है, दूसरी बात आपको लिखनी है, चाहे एक्स एक्सिस के अबाउट, चाहे वाई एक्सिस के अबाउट, चाहे जेड एक्सिस के अबाउट, हमारा स्फीयर सिमेट्रिकल होता है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या होगा, सेम होगा। हमने एक छोटा सा मास माना, उस छोटे से मास का पहले मैंने एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था, वाई एक्सिस के अबाउट, फिर जेड एक्सिस के अबाउट। तो इन मोमेंट ऑफ इनर्शियाज को निकालने के लिए मेरे को एक्स, वाई और जेड एक्सिस के अबाउट उसके डिस्टेंसेस की आवश्यकता थी। तो मैंने एक्स एक्सिस मेरा ये था, वाई एक्सिस मेरा ये था, मास मेरा यहां माना था, है ना। तो इसका एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस था वो ये था, वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस था वो ये था, जेड एक्सिस से जो डिस्टेंस था वो ये था। ठीक है जी, तो मैंने एक्स एक्सिस वाले डिस्टेंस को लिख दिया वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ऐसे ही वाई एक्सिस वाली को लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ऐसे ही जेड एक्सिस वाले को लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये मेरे डिस्टेंसेस आ गए। डिस्टेंसेस आने के बाद मैंने एक्स एक्सिस के अबाउट जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा तो बेटा वो डिस्टेंस था, यहां पर डिस्टेंस का स्क्वायर होना था, तो इसीलिए रूट किससे कैंसिल हो गया, रूट हमारा कैंसिल हो गया उसके स्क्वायर से, मतलब mr स्क्वायर होता है ना। तो मास तो मैंने dm लिख दिया, जो डिस्टेंस था उसका स्क्वायर हमने किया, इसीलिए वो स्क्वायर उसका रूट खा गया। और इस तरह से फिर मैंने टोटल मतलब नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब निकाला तो ये तीनों तो सेम थे, तो इसीलिए हमने 3 टाइम्स di इसको लिखा और टोटल मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये आ गया। उसके बाद इसको सॉल्व करने के बाद हमने इसकी r की वैल्यू को डिक्लेयर किया, पहले r वेक्टर लिखा, फिर r का मॉड लिखा और फिर इसको हमने r का मॉड लिख दिया और इंटीग्रेट करके हमारा हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया 2/3 mr स्क्वायर। ठीक है, बहुत सिंपल था, बिल्कुल भी ये मुश्किल नहीं था। इसको करने के बाद आपको एक टेक्निक पता लग गई कि 3 डायमेंशनली कैसे कैलकुलेट किया जाता है, 3 डायमेंशनली सोचा कैसे जाता है। ठीक है जी, तो चलिए बेटा अगली हम बात करते हैं किसी सॉलिड स्फीयर की। ठीक है, सॉलिड स्फीयर में जब भी कभी भी आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है ना, तो आपको हॉलो स्फीयर के रिजल्ट की बड़ी आवश्यकता पड़ेगी। लेट अस सपोज ये मेरा सॉलिड स्फीयर है और ये अंदर से फिल्ड है। ठीक है जी, इसका भी मास मैंने मान लिया कैपिटल M और इसका भी रेडियस मैंने मान लिया कैपिटल R। आई होप सो दिस इज वेरी क्लियर। ठीक है, मैं इसमें सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने लगा हूं about an axis passing through center of mass। मैं सॉलिड स्फीयर का बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने लगा हूं एक ऐसे एक्सिस के अबाउट जो सेंटर ऑफ मास के अबाउट, मतलब सेंटर ऑफ मास में से पास कर रहा है। ठीक है जी, अब लेट अस सपोज ये है मेरा सेंटर ऑफ मास का पॉइंट। ठीक है, मैंने इससे कुछ डिस्टेंस की दूरी पर एक पतला सा शेल बनाया। ठीक है जी, अब आपको बेटा 3 डायमेंशनली सोचना है। अगर ये मेरा सॉलिड स्फीयर है जो अंदर से एकदम भरा हुआ है, खचाखच भरा हुआ है, ठीक है, मैंने सेंटर से कुछ डिस्टेंस की दूरी पर एक पतली सी शेल 3 डायमेंशनली ऐसे कट कर ली। ठीक है, ये मैंने पतली सी शेल कट कर ली। क्या वो बेटा पतली सी शेल हॉलो स्फीयर नहीं होगी? बिल्कुल हॉलो स्फीयर होगी। मैंने इतनी पतली शेल कि वो काइंड ऑफ एक तरह की शीट जितनी पतली हो, dr इसकी थिकनेस हो, इतनी पतली शेल को कट कर लिया। ठीक है जी, तो उस पतली सी शेल को हमने बाहर अलग से ऐसे बना लिया और ये पतली सी शेल को कितने डिस्टेंस पे मैंने कट किया, स्मॉल r डिस्टेंस पे, और इसकी थिकनेस कितनी है बेटा, dr है, और इसका मास भी कितना है, dm है। ठीक है जी, ये मैंने कट कर ली। दिस इज आर एलिमेंटल hollow sphere being cut from solid sphere of mass dm and radius small r। ठीक है जी, सो सिंपल। अब दुनिया की सारी हॉलो स्फीयर्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? अब ये छोटे से मास वाले तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया में di से डिनोट करूंगा। छोटा सा मास है दैट इज ओके, पर है तो ये हॉलो स्फीयर ना, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का तो फॉर्मूला हमारा सेम ही चलेगा ना, 2/3 mr स्क्वायर। ठीक है जी, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि इसका मास छोटा है वो मैंने di लिख दिया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने di लिख दिया 2/3। मास की जगह में क्या लिख दूंगा, dm।
रेडियस की जगह मैं क्या लिख दूंगा, स्मॉल आर का स्क्वायर। तो अब मेरे को इसके एलिमेंटल बेटा पतले से शेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता लग गया, दैट इज 2/3 dmr का स्क्वायर। ठीक है जी। अब टोटल अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इसका, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हमें इसी को ही इंटीग्रेट करना है। अब इसको इंटीग्रेट करने से पहले जरा हमें यह पता करना पड़ेगा कि इसमें वेरी क्या कर रहा है। इसमें बेटा एक चीज तो हमारी वेरी कर रही है, ये आर। क्यों? क्योंकि मेरे को एक्चुअल में सॉलिड स्फीयर का निकालना है ना। तो अभी मैंने यहां पर शेल काटी, फिर मैं यहां शेल काटूंगा, फिर मैं यहां शेल काटूंगा, तो मेरा डिस्टेंस क्या होता जाएगा, ज्यादा होता जाएगा। फिर सभी शेल्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अगर ऐड करना है तो डिस्टेंस तो हमारा वेरी कर रहा है। आई मीन टू से कि अगर मेरा ये सॉलिड स्फीयर है तो बेटा सेंटर से अभी r डिस्टेंस दूर मैंने एक शेल ली है, फिर थोड़ी और दूर लूंगा, फिर थोड़ी और दूर लूंगा, तो डिस्टेंस तो हमारा चेंज हो ही जा रहा है ना। तो यहाँ पर वेरी कौन कर रहा है, r वेरी कर रहा है। बेटा आज तक आपने जितनी इंटीग्रेशंस की हैं उसमें अगर x लिखा होता है तो साथ में dx लिखा होता है, अगर यहाँ r लिखा होता है तो साथ में dr लिखा होता है। मेरे कहने का ये मतलब है जो चीज वेरी कर रही होती है उसके साथ में d उसी चीज का होता है। अब ये अच्छा थोड़े ना लगता है जी, बदल तो हमारा r रहा है और d लगा है मास के साथ, नहीं अच्छा लगता। तो ये क्लियरली सिग्निफाई करता है कि यहां पर dm को हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो बेटा यहां पर आपको पिछले लेक्चर वाली एक छोटी सी बात मेरी याद करनी पड़ेगी। मैंने उसमें आपको मास डेंसिटीज निकालनी सिखाई थी, लीनियर की, सरफेस की, वॉल्यूम की, तीनों की सिखाई थी। आप बड़े अच्छे से जानते हो कि डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, मतलब 3 डायमेंशंस में डेंसिटी रो से डिनोट की जाती है और वो होती किसके बराबर है बेटा, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है जी। अब किसी भी स्फीयर का, मतलब ये हॉलो स्फीयर का मैं वॉल्यूम कैसे निकालूं बेटा, वॉल्यूम निकालने का हमारे पास बेस्ट तरीका क्या है कि एरिया को मल्टीप्लाई कर दो ब्रेड्थ से, मतलब एरिया को मल्टीप्लाई कर दो यू कैन से थिकनेस से। ठीक है। अब इस हॉलो स्फीयर का एरिया क्या होगा, इस हॉलो स्फीयर का बेटा एरिया, सरफेस एरिया क्या होगा, मतलब इस हॉलो स्फीयर का ये ऊपर वाला सरफेस एरिया क्या होगा, 4 पाई स्मॉल r का स्क्वायर। और वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए मेरे को इसकी थिकनेस भी देखनी पड़ेगी, दैट विल बी dr। अब कुछ बच्चों को तो ऐसे समझ में आता है, कुछ बच्चों को थोड़ा सा अलग, मतलब और डिटेल में करवाना पड़ता है। बेटा मान लो मैंने इस बलून को या फिर इस हॉलो स्फीयर को मैंने ऊपर से थोड़ा सा कट कर दिया और कट करके मैंने इसको ऐसे एक शीट की तरह ड्रॉ कर दिया, एक शीट की तरह ड्रॉ कर दिया, और इस शीट की थिकनेस कितनी है बेटा, dr है। अब अगर मैंने इसको ऐसे चादर की तरह बिछा दिया, इसका एरिया रहेगा तो स्फीयर के एरिया जितना, मतलब 4 पाई r स्क्वायर जितना, तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया 4 पाई r स्क्वायर। तो इसके ऊपर वाला ये वाला एरिया है, तो इसकी चौड़ाई कितनी है, dr है। तो बेटा वॉल्यूम के लिए 4 पाई r स्क्वायर इंटू dr नहीं लिखना पड़ेगा, बैठ गया ना दिमाग में। ठीक है, जैसे मर्जी याद करो पर समझ आना चाहिए आपको, वहां गलत मत करना। ठीक है, तो हमारा वॉल्यूम निकला 4 पाई r स्क्वायर dr। आपको बड़े अच्छे से पता है कि ये डेंसिटी, ये जो रो होता है ना, ये मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, मतलब 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम का जो मास होता है वो रो डिनोट करता है। वंस अगेन रो क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब 1 यूनिट क्यूब वॉल्यूम का जितना भार है वो कौन बताता है, रो बताता है, जिसको मैं m/v लिखता हूं। ऐसे ही 2 यूनिट का कितना मास है वो कैसे पता लगेगा, 2 टाइम्स रो, मतलब 2 टाइम्स मास अपॉन वॉल्यूम। ऐसे ही 3 यूनिट का कितना मास है वो कैसे पता लगेगा, 3 टाइम्स रो, मतलब 3 टाइम्स मास अपॉन वॉल्यूम। ऐसे ही इतने वॉल्यूम का कितना मास है कैसे पता लगेगा, मतलब 4 पाई r स्क्वायर dr का कितना मास है वो कैसे पता लगेगा, 4 पाई r स्क्वायर dr को मल्टीप्लाई कर दूंगा रो से, यानी कि मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा मास अपॉन वॉल्यूम से। आई होप सो दिस इज वेरी क्लियर। और इसका ये जो छोटा सा एलिमेंटल हॉलो स्फीयर मैंने लिया ना, जिसका मास मैंने इससे डिनोट किया, इसी के ही तो मास को मैं dm बोल रहा हूं बेटा, कब से, यही तो है dm। तो अब di की इंटीग्रेशन में 2/3 आएगा मेरा ऐसे, ये dm मैंने अलग से कैलकुलेट करके इसमें भर देना है, वो होता है 4 पाई स्मॉल r का स्क्वायर मास अपॉन वॉल्यूम dr। इस तरह से
हमारी ख्वाहिश पूरी हो गई बेटा, आर के साथ हम डी आर लाना चाहते थे, हम डी एम नहीं लाना चाहते थे, तो इसीलिए वो डी आर ले आए, ठीक है ना। तो अब छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बड़ा होकर बन गया बेटा आई, ठीक है। अब 2/3 4 ये बाहर आ गया, मतलब 2 4 ज़ा 8 हो गया, अपॉन 3 ऐसे आ गया, पाई भी हमारा बाहर आ गया, मास अपॉन वॉल्यूम भी हमारा बाहर आ गया, मतलब 2/3 4 पाई मास अपॉन वॉल्यूम ये सब बाहर आ गया। इंटीग्रेशन के अंदर बेटा क्या रह गया, सिर्फ आर का स्क्वायर डी आर रह गया, ठीक है जी। अब ऐसे में आर स्क्वायर की बेटा इंटीग्रेशन क्या होती है, आर स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है, थोड़ा सोचना पड़ेगा इसमें, ऐसे नहीं आएगा, ठीक है। देखो ये मास अपॉन वॉल्यूम है हमारा, ठीक है। आर स्क्वायर हमारा एक ऑलरेडी पड़ा भी हुआ था, इसमें हमने एक छोटी सी मिस्टेक की है इसमें। देखो मैंने 2/3 को ऐसे रखा, ये 2/3 ऐसे आ गया। डीएम को मैंने क्या रखा, डीएम को मैंने रखा 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, मास अपॉन वॉल्यूम 4 पाई आर स्क्वायर डी आर मास अपॉन वॉल्यूम। एक आर स्क्वायर एक्स्ट्रा भी तो पड़ा था, क्लियर हुआ या नहीं। ये पूरा का पूरा तो डीएम है, ये आर स्क्वायर हमारा एक्स्ट्रा भी तो पड़ा था, तो आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर क्या बन गया बेटा, आर की पावर 4। तो अब जब मैं इसकी इंटीग्रेशन करूंगा ये आएगा 8/3 पाई मास अपॉन वॉल्यूम इंटू आर की पावर 4 की इंटीग्रेशन क्या हो गई, आर की पावर 5/5। और एक चीज हम लिखनी यहाँ पर भूल गए हैं कि हमें जो इंटीग्रेशन करनी है वो 0 से लेकर आर तक करनी है, क्योंकि मेरे को पूरे के पूरे सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। वो कहां से कहां तक होगा, सेंटर से लेकर इस पूरे आर रेडियस, कैपिटल आर रेडियस तक होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए यहां पर हमने जब लिमिट्स लिखे 0 से लेकर कैपिटल आर, 0 से लेकर कैपिटल आर और 0 से लेकर कैपिटल आर, इस तरह से पहले मैं अपर लिमिट पुट करूंगा आर की जगह पर कैपिटल आर, फिर लोअर लिमिट पुट करने की कोई सेंस ही नहीं बनती, क्योंकि वो तो 0 है, 0 पुट करने से तो पूरा 0 ही हो जाएगा, ठीक है। अब बेटा वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, सॉलिड स्फीयर क्या होगा, मतलब टोटल वॉल्यूम कितना होगा इस सॉलिड स्फीयर का। देखो टोटल मास इसका m है, टोटल वॉल्यूम इसका कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहां पर मैं वॉल्यूम की प्लेस पर क्या लिख सकता हूं, 4/3 पाई आर का क्यूब, 3 से कट गया 3, 4 1 जा 4 2 जा, पाई से कट गया पाई। तो एज अ रिजल्ट ये आर क्यूब से हमने इसको काटा और सिर्फ 2 रह गया, मतलब आर क्यूब से मैंने 5 को काटा और सिर्फ 2 रह गया। एज अ रिजल्ट यू कैन सी 2 बचा है 5 बचा है, मतलब 2/5। m बचा है, m बच गया, r का स्क्वायर, एंड दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर। आई होप सो दिस इज वेरी क्लियर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा सॉलिड स्फीयर का भी निकालना आ गया, ठीक है। इन दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शियाज आपको वैसे भी याद होने चाहिए। अगली क्लास में हम कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, जिन न्यूमेरिकल्स में मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यूज आपको अगर याद हों तो बहुत स्मूथली वो न्यूमेरिकल्स हो जाते हैं। थैंक यू सो मच।